गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा है विश्व जनसंख्या ज्योग्राफी में +2 क्लास। और जो इससे पहले हमने किया था वो किया था जनसंख्या वितरण। उसके बाद में हमने जनसंख्या घनत्व किया था। जनसंख्या घनत्व के हमने 2 प्रकार किए थे। एक में किया था कायिकीय घनत्व और दूसरे में किया था गणितीय घनत्व या अंक गणितीय घनत्व। अब हमारा जो प्रश्न बनता है ये बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारी विश्व की जनसंख्या है इसको हमने समझा था विश्व का ये सारा हमने मान के चले थे भी ये सारा संपूर्ण क्षेत्रफल है। और इसके ऊपर जो जनसंख्या है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। ये है 10% भाग, ठीक है, धरातल का। और ये 90% भाग है सॉरी, और ये 10% भाग है धरातल का। अब यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अलग अलग प्रकार से घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? 90% भाग पर तो मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% भाग पर जनसंख्या है वो विश्व की लगभग 90% निवास करती है। तो ये इतना बड़ा अंतर है, वो क्यों पाया जाता है, क्या कारण है, ये हम आज करने वाले हैं। तो हम इसको 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। 4 भागों में इसको बांटेंगे। पहला हमारा जो पार्ट है वो है भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा हमारा है सामाजिक कारक, और चौथा हम ले सकते हैं यहाँ राजनीतिक कारक। पहला क्या है? भौतिक कारक। दूसरा क्या है? आर्थिक कारक। तीसरा सामाजिक कारक, और चौथा राजनीतिक कारक। अब हम इनके अलग अलग से व्याख्या करेंगे। नंबर 1, भौतिक कारक में सबसे पहले भौतिक कारक जानेंगे जो हमें प्रकृति ने सीधे तौर पर हमें दिए हैं। खनिज पदार्थ हो गए, हवा, जल, वायु, ये सारे क्या आते हैं? भौतिक में आते हैं। तो भौतिक कारकों में हम कौन कौन से कारक रख सकते हैं? नंबर 1, धरातल। अब जहाँ पर समतल धरातल होगा वहाँ मानव निवास अधिक होगा, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। और जहाँ समतल भाग नहीं है, उबड़ खाबड़ भूमि है, वहाँ जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। जैसे हम उत्तर के मैदान की बात करें तो जनसंख्या घनत्व अधिक है, और पर्वतीय भागों की बात करें, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इनमें क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि या पर्वतीय पठार है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व कम है। नंबर 2 पर हम ले सकते हैं जलवायु। और जलवायु किस प्रकार मानव को प्रभावित करती है? जहाँ शुष्क क्षेत्र है या शुष्क जलवायु पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। जहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, नम जलवायु पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो शुष्क जलवायु में हम राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का कुछ इलाका हम रख सकते हैं। और आर्द्र जलवायु की बात करें तो हमारा जो तटवर्ती सीमा है वो सारी इसमें हम रख सकते हैं, जितने भी हमारे राज्य हैं। इसके बाद में 3 नंबर इसमें रख सकते हैं मृदा। अब जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और जहाँ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम है वहाँ जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। क्योंकि मानव का जो क्रियाकलाप है वो कृषि है, ज़्यादातर जो मानव है वो कृषि क्रियाकलापों में अधिक लगा हुआ है। तो इसलिए जहाँ उपजाऊ मिट्टी अधिक है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, और जहाँ कम है उपजाऊ वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। नंबर 4, वनस्पति है। वनस्पति किस प्रकार प्रभावित करती है मानव वितरण? जिन क्षेत्रों में या जिन जंगलों में बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती है, इमारती लकड़ियाँ मिलती है, उन क्षेत्रों के इर्द गिर्द जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में कम उपजाऊ लकड़ी है वहाँ क्या है? जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके बाद में देखें तो नंबर 5 पर जल प्राप्ति। अब मानव को अपने जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद में बात करें
तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य संसाधन है। अगर जल मानव को आसानी से मिल गया, जैसे नदियां हैं, तालाब है, इनके इर्द गिर्द क्या है, मानव का आवास या निवास स्थान है, वो अधिक घनत्व में पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में नदियों का अभाव है, तालाब या पानी की कोई सुख सुविधा नहीं है, वहाँ जनसंख्या घनत्व वो कम पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं आर्थिक कारक। नंबर 2 पर हम क्या लेंगे, आर्थिक कारक। भौतिक कारक में हमने कर लिया और आर्थिक कारक में देखते हैं। आर्थिक कारक में क्या है, खनिज। नंबर 1 पर हम ले सकते हैं खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ अधिक पाया जाता है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ रोजगार मानव को आसानी से मिल जाता है, जैसे कोयला हो गया, लोहा ऐसक हो गया। इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है या उच्च पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में खनिजों का अभाव होता है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। नंबर 2 पर हम ले सकते हैं नगरीकरण। अब जिन क्षेत्रों में नगरीकरण का विकास अधिक हुआ है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में नगरीकरण का विकास कम हुआ है वहाँ जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। नगरीकरण में क्या है, हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, ये बड़े बड़े जितने भी महानगर हैं इनके इर्द गिर्द जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अच्छी सुविधा होती है निवास स्थान की, स्वास्थ्य सेवा की, शिक्षा की, जिसके कारण मानव इनके इर्द गिर्द अधिक निवास करता है। इसके बाद में देखते हैं औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में क्या है, जिन क्षेत्रों में अधिक उद्योगों का विकास हुआ है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे कम है वहाँ जनसंख्या जो घनत्व है वो कम पाया जाता है। इसमें हम ले सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने भी ये राज्य हमारे खनिज पदार्थ वाले, वहाँ उद्योग धंधे वो अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या घनत्व भी उच्च पाया जाता है। इसके बाद में परिवहन में हम ले सकते हैं रेलवे लाइन का विकास हो गया, या फिर यातायात की अच्छी सुविधा है, अच्छी सड़कें हैं, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और जहाँ सड़कों का अभाव है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके बाद में हम ले सकते हैं कृषि। तो जिन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि अधिक है, या जिन क्षेत्रों में कृषि सिंचाई से संबंधित नदियां हैं, तालाब है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व वो उच्च पाया जाता है, क्योंकि मानव का जो प्राथमिक क्रियाकलाप है वो कृषि है, और ज़्यादातर जो विश्व की जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसलिए मानव क्या देखता है, जहाँ पर कृषि भूमि या उपजाऊ भूमि है वहाँ जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या है, अपने समाज के अंदर मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर अपना जीवन यापन करता है, और अगर देखा जाए तो धर्म से संबंधित कोई दंगे हो गए तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, और जहाँ पर सामाजिक परिवेश या रीति रिवाज सही है और महिला की सुरक्षा है या महिलाओं के लिए अच्छी सुख सुविधा है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाया जाता है। अपने परिवार की सेफ्टी के लिए मानव है वो ऐसे क्षेत्र पर निवास करने के लिए प्रवास करेगा जहाँ पर उसके परिवार की सुरक्षा हो। तो इसलिए सामाजिक कारक में हम विस्थापन ले सकते हैं और श्रम ले सकते हैं, यानी महिला है वो घर से बाहर जाकर कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार के जितने भी सामाजिक परिवेश है वो मानव जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को या अन्य लोगों को या अपने धर्म से संबंधित कुछ प्रचार करने का या गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च में जाने का कोई रोक टोक नहीं है, तो उन क्षेत्रों में मानव है वो अधिक निवास करेगा और जनसंख्या घनत्व वहाँ उच्च पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में हम क्या लेंगे, सीमा विवाद हो गया। अब जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में सीमा विवाद है या अन्य कोई दो राज्यों के बीच में या कोई दो देशों के बीच में सीमा विवाद है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व हमेशा ही कम पाया जाता है, क्योंकि उनको भय रहता है, उनको डर रहता है कि हमारे को यहाँ से कभी भी उठाया जा सकता है, या हमारा परिवार है या हमारे जितने भी व्यवसाय है वो सेफ है। अब हमारा आगे प्रश्न बनता है, प्रवास या स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है और इसके प्रकार बताओ।
अब हमें ये देखना है कि प्रवास किसे कहते हैं और स्थानांतरण किसे कहते हैं, दोनों एक ही शब्द है। तो कई बार क्या है, प्रवास पूछा जाता है, कई बार स्थानांतरण पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है 2 नंबर में प्रवास किसे कहते हैं और जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है और प्रकार बताओ। तो ये प्रश्न है लगभग हमारे एक ही है। अब हमें देखना है प्रवास किसे कहते हैं। अब देखा जाए तो मानव क्या है, मानव एक गतिशील प्राणी है, यानी मानव एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रवास कहा जाता है। जो मानव अपनी क्रियाशील प्राणी है, मानव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसी का नाम प्रवास या स्थानांतरण कहलाता है। कई बार क्या होता है, यह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ उस स्थान के स्वास्थ्य सेवा या फिर यातायात की सुविधा या फिर शिक्षा या फिर रोजगार, इसकी तलाश में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहता है। तो ये सारा प्रवास या स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं। हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। हमारे जो मुख्य जो इसके प्रकार है उसमें हम 4 भागों में इसका बांटकर अध्ययन करेंगे या वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला हमारा वर्गीकरण रहेगा वो है मौसमी प्रवास। कौन सा है? अब हम देखते हैं मौसमी प्रवास में। मौसमी प्रवास क्या है? स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अब स्थायी प्रवास किसे कहते हैं? मानव क्या है, रोजगार की तलाश में अन्य स्थान पर जाता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर रोजगार आसानी से मिल जाए। तो उसमें क्या है, मानव कुछ समय के बाद में वापस नहीं आता और कुछ समय के बाद में वापस आ जाता है तो उसे स्थायी बोल दिया जाता है। और जहाँ पर मानव कुछ समय के बाद में वापस नहीं आता और अपना निवास स्थान वहीं बना लेता है तो उसे अस्थायी प्रवास बोला जाएगा। कई बार एक मौसम से अधिक समय के साथ स्थायी रूप धारण कर लेता है, यानी एक मौसम के बाद में देखा जाए तो मानव क्या है, जैसे गेहूं का सीजन है, गेहूं की कटाई करने वाले, कपास का सीजन है, कपास की चुनाई करने वाले, जितने भी मजदूर वर्ग है वो अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्य निवास स्थान पर जाकर कार्य करते हैं, तो वो उस सीजन के बाद में वापस नहीं लौटते। ठीक है, तो उसे अस्थायी में रखा जाएगा और जो वापस लौट जाते हैं उसे स्थायी में रखा जाएगा। और ये दोनों ही जो प्रकार के हैं, स्थायी और अस्थायी, इसमें मौसमी प्रवास कहा जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 में बात करते हैं। 2 नंबर में हम रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, या हम मौसमी के बाद में रखेंगे आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास, आंतरिक प्रवास का अर्थ है किसी देश नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास करते हैं, उसे आंतरिक प्रवास बोला जाएगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा से पंजाब की ओर या राजस्थान से हरियाणा की ओर, पंजाब की ओर, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जो नागरिक अपने रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं यानी सुख सुविधा के लिए जाते हैं, उसे आंतरिक प्रवास बोला जाएगा। नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर क्या रख सकते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? सीमा पार प्रवास होता है। सीमा पार प्रवास यानी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में
प्रवास करना या दूसरे देश में जाकर रोजगार करना या अन्य सुख सुविधा से आकर्षित होकर उस देश में जाकर निवास स्थान बनाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इसको अंतर्महाद्वीपीय प्रवास भी बोला जाता है। अंतर्महाद्वीपीय जैसे कोई है एशिया महाद्वीप का देश है और उसके नागरिक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रोजगार की तलाश में या अन्य सुख सुविधा की तलाश में निवास करने के लिए जा रहे हैं तो उसको अंतर्महाद्वीपीय प्रवास भी बोला जाता है। तो इस प्रकार अगर आगे देखें तो नंबर 4 पे हम देख सकते हैं प्रवास। ग्रामीण प्रवास में क्या होता है, एक ग्राम के लोग दूसरे ग्राम में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो मानव को मजबूर करते हैं उस गांव को छोड़ने के लिए। तो जहाँ पर मानव आकर्षित होता है या मजबूर होता है निवास स्थान छोड़ने के लिए और वो दूसरे गांव में चला जाता है तो उसे ग्रामीण प्रवास बोला जाएगा। अब एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर क्यों जाता है? या तो वहाँ उन्नत कृषि क्षेत्र है या सिंचाई की व्यवस्था है या शिक्षा की अच्छी सुख सुविधा है या देखें तो बिजली पानी जितना भी मानव को अपने जीवन यापन के लिए ज़रूरत पड़ती है उन संसाधनों को आसानी से अगर किसी गांव या क्षेत्र में मिलता है तो मानव वहाँ स्वाभाविक है वो प्रवास करेगा।